नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार में जो एनडीए को प्रचंड जीत मिली है उससे जुड़ी। बिहार में मिली जीत के साथ ही एनडीए खेमे में पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर आज शाम एक कार्यक्रम होगा जहां पीएम मोदी 6 बजे बिहार में मिली बड़ी जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। इसके साथ ही कई राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत पर भी पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। पीएम के अलावा वहां बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। आज की इस बड़ी खबर पर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से हमारे संवाददाता संदीप बोल हमारे साथ हैं और वहां पटना में नीतीश कुमार के आवास से चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराजगी थी उसको काटने का काम और नीतीश की चुनावी वैतरणी को पार लगाने का काम पीएम मोदी ने किया। आज शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को जीत का संदेश देंगे पीएम। इस वक्त किस तरह का माहौल है बीजेपी कार्यालय पर? बिल्कुल नेहा, जिस तरीके की जीत मिली है, क्योंकि कांटे की टक्कर थी, लगातार जो है सीट्स ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन आज जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है बीजेपी ऑफिस अंदर से इस जश्न को मनाने के लिए। हालांकि इसका ट्रेलर कल शाम को देखा गया था। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल बाहर किसी भी तरीके का पोस्टर यहाँ पर ऐसा नहीं लगा है कि उससे ये दिखाई दे कि बीजेपी ने जो वहाँ पे जीत हासिल की है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। लेकिन अंदर की बात करें, अंदर जो है चूँकि प्रधानमंत्री को शाम को 6 बजे यहाँ आना है और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर जो है पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। साथ ही एसपीजी से लेकर जो पीएम सिक्योरिटी है, उन्होंने पूरे इस बिल्डिंग को जो है सर्च कर दिया है। सर्च करने के बाद जो है अब वहाँ चूँकि शाम को 6 बजे का कार्यक्रम है तो ऐसे में लाइट्स का अंदर जो है बंदोबस्त किया जा रहा है। पीएम जिस गेट से इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे उसके आसपास जो है शामियाना लगाया जा चुका है। साउंड सिस्टम तक चेक हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो है कार्यकर्ता यहाँ पे आना शुरू नहीं हुए हैं। कल जब शाम को ऐसा लग रहा था कि नतीजे आने में समय लगेगा, तब ये कहा गया था कि आप कार्यकर्ता को ये कहा गया था कि आप कल आइएगा, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता अभी फ़िलहाल यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 3 बजे के बाद जो है कार्यकर्ता भी आना शुरू करेंगे, क्योंकि जश्न है। जश्न के माहौल में ज़्यादा भीड़ ना हो, शायद हो सकता है इसका भी पूरा ख्याल रखा जाए क्योंकि कोरोना का समय है। दूसरा ये है कि अमूमन देखा गया है कि जब भी इस तरीके की कोई समारोह होता है या जीत का जश्न मनाया जाता है तो वहाँ पे जो है आतिशबाजी भी होती है, पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन चूंकि जिस तरीके के हालात दिल्ली में है, एयर क्वालिटी जो है लगातार गिर रही, तो हो सकता है कि इस जश्न में पटाखे भी नहीं दिखाई दे। लेकिन 6 बजे पीएम जो है यहीं बीजेपी हेडक्वार्टर से मैं आगे आपके पास आऊंगी और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पर हो सकते हैं और कौन कौन से बड़े नेता आज प्रधानमंत्री के साथ उनके संबोधन के दौरान जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के सीएम होंगे। सुशील मोदी के मुताबिक चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया, वरना एनडीए और सीटें जीतती। बिहार में बीजेपी की शानदार जीत पर बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी। सुशील जी, बहुत ही शानदार जीत मिली, इसके लिए सबसे पहले तो बधाई सर। और इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे देते हैं, क्योंकि सर ये कहा जा रहा था कि इस बार एनडीए के लिए मुकाबला टफ है, मुश्किल है। इस जीत का श्रेय तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है, और सबसे बड़ा श्रेय तो बिहार की जनता को जाता है कि जिन्होंने चौथी बार बिहार के अंदर एनडीए को सेवा करने का मौका दिया है और इतना स्पष्ट बहुमत दिया है। लोगों को लग रहा था कि हाँ असेंबली आएगी, लोगों को लग रहा था कि आरजेडी आएगी, कांग्रेस आएगी, लेकिन आरजेडी की संख्या तो पहले से कम हो गई, कांग्रेस की संख्या भी पिछली बार की तुलना में और कम हो गई, और लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया है। तो लगातार 15 साल तक सरकार में रहने के बाद चौथी बार मौका मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए बिहार की जनता का सबसे बड़ा श्रेय तो बिहार की जनता को जाता है कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, बीजेपी, जेडीयू के नेताओं की बातों को सुनकर और काम के आधार पर 15 साल जो हम लोगों ने काम किया था उसके आधार पर लोगों ने और विश्वास प्रकट किया है। सर, ये कहा जा रहा था इस चुनाव के प्रचार को शुरू होते वक्त कि बिहार की सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार को लेकर के लोगों में गुस्सा है, लोग कह रहे हैं कि सरकार को बदलना है। लेकिन देखा गया कि प्रधानमंत्री की रैलियां हुई और जिस तरीके का नतीजा आया, कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने पूरे माहौल को बदल दिया। हम लोग को तो कहीं कोई नाराजगी दिखाई नहीं पड़ रही थी। इतने काम करने के बाद नाराजगी किस बात की होगी भाई? हम लोगों ने घर घर बिजली पहुंचा दिया, गांव गांव तक सड़क पहुंचा दिया, घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति हम लोग कर रहे हैं,
कोरोना को नियंत्रित करके दिखला दिया। बिहार के अंदर जो प्रवासी मजदूर आए थे उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था करके दिखला दी। तो नाराज़गी कहाँ थी? नाराज़गी किस बात की थी? तो कहीं कोई नाराज़गी नहीं थी, लेकिन विपक्ष है, चुनाव है, तो चुनाव में मुद्दे भी उठेंगे। चुनाव के अंदर जो विपक्ष है वो मुद्दे भी उठाएगा। लेकिन ये प्रो इनकम्बेंसी सरकार के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है, किसी के खिलाफ में वोट नहीं दिया है। ये क्योंकि हम सरकार में थे, सत्ता में थे, तो सत्ता को दोबारा सत्ता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, इसके लिए लोगों ने वोट दिया। सर, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बहुत ही करीबी सहयोगी आप लोगों के रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, पीएम कई बार उनकी तारीफ करते रहे, लेकिन चिराग पासवान ने इस बार पूरी तरीके से अलग होकर चुनाव लड़ा और चुनाव के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर के कई ऐसी बातें भी बोली जो कहा गया कि नहीं बोलनी चाहिए थी। कितना नुकसान उन्होंने आपके गठबंधन को किया? निश्चित रूप से नुकसान किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 25 से 30 सीटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि एलजेपी के पास तक उम्मीदवार थे नहीं। हर दल के जो विक्षुब्ध थे, विद्रोही थे, जिनको टिकट नहीं मिला, वैसे लोगों को खड़ा कर दिया और खड़ा करके भ्रम पैदा करने वाले बयान दे रहे थे। तो ये आंकड़ा 150-60 तक जा सकता था। लोक जनशक्ति पार्टी ने, और केवल जदयू का नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन का बिहार के अंदर नुकसान किया है। तो आपने सुना सुशील मोदी को। हम सीधे रुक करना चाहेंगे पटना का। हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश कुमार के आवास के बाहर से। अच्छा चंद्रमोहन, मैं आपसे सीधे ये जानना चाहूंगी, नीतीश कुमार के भीतर कितनी राहत इस वक्त होगी इस बात को देखते हुए कि बिहार बीजेपी में कुछ सुगबुगाहट थी कि बीजेपी की ज्यादा सीटें आई हैं तो भाई मुख्यमंत्री भी कायदे से बीजेपी का होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसी किसी भी चर्चा पर पूरी तरह से विराम लगा दिया, यानी नीतीश कुमार के फिर से सीएम बनने का रास्ता बिल्कुल साफ। बिल्कुल, देखिए एनडीए के नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा है और ख़ासकर बीजेपी के नेताओं ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव से पहले जब गठबंधन हो रहा था तब कि जो चुनाव हो रहा है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और ऐसे में जब कल मतों की गिनती हो रही थी उसमें जेडीयू की कम सीटें आई और बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि जब चुनाव से पहले गठबंधन हो रहा था उस समय ही यह साफ तौर पर कह दिया गया था, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या फिर अमित शाह की बात हो या फिर जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यह कहा था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और कम भी सीटें आएंगी बावजूद इसके नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में अब इसमें कोई सोचने वाली जगह ही नहीं बचती है। ठीक है चंद्रमोहन, क्योंकि आप नीतीश कुमार के घर के बाहर से मौजूद हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, किसी तरह की हलचल, कोई उत्साह क्या वहां पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि कुल मिलाकर के ये जो एनडीए है ये नीतीश के नेतृत्व में इसने जीत दर्ज की है। बिल्कुल, देखिए हम आवास पर ही मौजूद हैं, सीएम आवास पर, और तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। कुछ कार्यकर्ता जरूर यहां पर पहुंचे हैं और 2-3 विधायक भी पहुंचे थे यहां पर नीतीश कुमार से मिलने के लिए, क्योंकि अंदर में अभी मीटिंग चल रही है। और मीटिंग वो कि जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोग हैं, अशोक चौधरी जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है कार्यकारी, और साथ ही जो विजय चौधरी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। 2 अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी। ऐसे में अंदर अभी किसी को जाने के लिए अनुमति नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री आवास है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कोई अभी पहुँचा भी नहीं है और यहाँ पर आने की अनुमति भी नहीं रहती है। ऐसे में जब तक अंदर से कुछ सुगबुगाहट नहीं होगी और किसी को बुलाया नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता है। ऐसे में सिर्फ मीडिया के लोग और कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जैसे जैसे यह माना जा रहा है कि अब नए सरकार की गठन की बात आएगी उसके बाद से यहाँ पर पहले विधायक पहुँचेंगे, विधायक दल की बैठक होगी, नीतीश कुमार उसमें उसके अगुवा चुने जाएंगे और फिर आगे नए सरकार की गठन की कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, नए सरकार की गठन की आपने बात की चंद्रमोहन, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल, क्योंकि इस बार बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, जेडीयू को कम सीटें मिली, बीजेपी को ज्यादा, तो अब जो कैबिनेट का गठन होगा चंद्रमोहन
उसमें क्या हम देख सकते हैं कि कुछ फेरबदल हो बीजेपी के पक्ष में, वो जो कैबिनेट है वो ज्यादा झुकती हुई नजर आए? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से दिल्ली का रुख करेंगे। बीजेपी मुख्यालय पर हमारे संवाददाता संदीप मौजूद हैं। संदीप, कितने कार्यकर्ता आज बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद होंगे जब पीएम का संबोधन होगा, और साथ ही कौन से बड़े नेता आज इस जीत के जश्न में पीएम के साथ दिखाई देंगे शाम 6 बजे? नेहा, देखिए, कल शाम को जब रुझान आ रहे थे तभी जो है यहाँ पे भीड़ मौजूद थी, और उस वक्त ये लग रहा था कि ये भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस वक्त कोरोना का समय है। और ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि बहुत ज़्यादा जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे ना आएँ। लेकिन चूँकि कार्यकर्ता हैं, खुद जश्न मनाना है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि थोड़ी सी रियायत भी दी जाए। दूसरी तरफ यह है कि यहाँ जितने भी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। साथ ही कई कैबिनेट मंत्री, हालांकि अभी तक किसी तरीके की सूची नहीं जारी की गई है, नहीं बताया गया है कि कौन कौन आएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है कि गृह मंत्री यहाँ पे मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री यहाँ पे मौजूद होंगे, तमाम वो कैबिनेट के मंत्री यहाँ पे मौजूद होंगे जो कि इस वक्त दिल्ली में है। क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, क्योंकि लगातार जो है पहले जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि इस बार जो है बिहार में जो है गठबंधन की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी के चेहरे पर जो है पूरा 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गया। तो ऐसे में ये एक मैसेज भी इस मंच से जरूर देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। वो ना सिर्फ बिहार में बल्कि उपचुनाव में भी बीजेपी को जिस तरह से जीत मिली, वो किस तरह से प्रधानमंत्री किन शब्दों में कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे, उस पर हमारी नजर रहेगी। एक बार पटना फिर से चलते हैं चंद्रमोहन के पास। चंद्रमोहन, मेरा सवाल आपसे यही था कि अब क्योंकि बिहार की सियासत में बीजेपी बड़ा भाई, जेडीयू छोटा भाई, कम से कम इसी तरह से सियासी तस्वीर को देखा जा रहा है, ऐसे में जो कैबिनेट बनेगी उसमें बीजेपी का प्रतिनिधित्व किस तरह से ज्यादा होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चलेंगे हम किशोर के पास। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, स्वागत है आपका। रविशंकर जी, मेरी आवाज मिल रही है? रविशंकर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पूरा सैनिटाइज कर दिया। शायद कुछ कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, तो हम इंतजार कर रहे हैं रविशंकर जी तक हमारी आवाज़ पहुंचे। तो रविशंकर प्रसाद से हम बात करेंगे बिहार में जो कुछ हुआ है, उसके बाद क्या होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रधानमंत्री, ये साफ जो बार बार बात आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सारे फैक्टर एक तरफ कर दिए। जो बातें की जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल हो गए इस सरकार को, ये वो सब, जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है तो वो सब पीछे हट जाता है। रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, स्वागत आपका। धन्यवाद, नमस्ते। रविशंकर जी, ये जो जीत हुई है इसमें प्रधानमंत्री मोदी, मतलब हम बार बार ये सुबह से बात कर रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी की कोई ओवर यूज्ड शब्द तो नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो ये कहीं दिखता ही नहीं है। वो जनता का जो विश्वास है न सिर्फ फिर से दिखता है या बरकरार दिखता है, बल्कि बढ़ा हुआ दिखता है हर बार। देखिए, पहली बात तो आप एक बात जान लीजिए कि ये सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश ने मोदी जी के नेतृत्व पर पुनः विश्वास प्रकट किया। जी, वही। बिहार में हम लोग जीते, लड़ाई कड़ी थी, प्रामाणिक बहुमत मिला। मध्य प्रदेश में जीते, उत्तर प्रदेश में 6 में 5 जीते, गुजरात में 8 की 8 जीते, मणिपुर में हमारा कमल खिल गया 4 सीटों पर, तेलंगाना में तमाम विरोध के बावजूद खिल गया, कर्नाटका में दोनों जीत गए कांग्रेस की सीट। तो ये समझना चाहिए कि पूरे कोरोना काल में मोदी जी ने जिस तरह की आदर्श स्थापित किए हैं, चिंता की है, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है और लोगों ने सुकून महसूस किया है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो बिहार में जनता ने यह माना, और जिस तरह से कोरोना काल में गरीबों को खाना खिलाया गया, करोड़ों महिलाओं को अकाउंट में पैसे भेजे गए, हमारे पोस्टल विभाग ने गांव-गांव जाके दवाई पहुंचाई, पेमेंट किया, नीतीश कुमार की सरकार ने भी काम किया, और हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है।
तो मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो लोगों को एक लगा कि भविष्य का रास्ता प्रदेश सरकार, एनडीए की और नीतीश कुमार, ये नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, इसके साथ ही चलना जरूरी है। अब दूसरी बात मैं कहूँगा जिससे आपने शुरुआत किया, नरेंद्र मोदी जी में क्षमता है कि उनके जो अंदर विश्वास लोगों का है तो वो हवा का रुख भी बदलते हैं, अगर हवा का कोई रुख है तो। अब आपसे मैं एक बात कहूंगा, आपके यहाँ भी सुना एक सर्वे हुआ था ना? नहीं, हमारे यहाँ सर्वे नहीं हुआ 80 सीट दे रहे थे। नहीं, हमारे यहाँ सर्वे नहीं हुआ था सर। श्रीमान कहाँ है? अच्छा, कहीं और। वो कहाँ है श्रीमान? हाँ, वो बिल्कुल वही उसी सवाल पे मैं आने वाला था। ठीक है, आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ नहीं हुआ। जरा कुछ आप लोग थोड़ा हम लोग के भी पीड़ा को सुना करिए। जी कि जा कर करके किसी को देते हैं कि किसी को 150 सीट मिल रही है, किसी को 180 मिल रही है, हम लोग का सुपड़ा साफ हो रहा है, वो कहाँ है? देखिए, एक बात समझिए, इस चुनाव ने दिल्ली के पत्रकार और दिल्ली के समीक्षकों को एक बहुत बड़ी सीख दी है। पटना जाओ, गया जाओ, 10 लोगों से बात करो, आकर के हवा लिख दो कि नीतीश कुमार गए, भाजपा साफ हुई। क्या बेजुबानों की आवाज ली गई? क्या उन महिलाओं बेटियों की आवाज ली गई जो मोदी जी को स्नेह करती हैं? नीतीश कुमार के काम को देखा है? क्या उस गरीब जिसको कोरोना में खाना खिलाया गया और हमारे जो अति पिछड़े वर्ग के महान लोग हैं उनके बारे में कभी चिंता की गई? क्योंकि ये सर्वे वाले बेजुबानों की आवाज नहीं सुनते हैं, और जब तक ऐसा करेंगे तो वही होगा जो आज हुआ है। सर्वे पिछली बार भी उलट गए थे। वो मैं बात एक होता है। जी उसी पे मैं आ रहा था कि ये आपने जवाब दे दिया कि भाई वो लोग क्यों नहीं पढ़ पाते। थोड़ा सुना तो करिए। सुन रहे हैं सर। एग्जिट पोल करते हैं और आपके चैनल में महान विद्वान लोग बैठ जाते हैं और ऐसा धारा प्रवाह विश्लेषण करते हैं कि जमीन पर काम करें हम, खटे हम, लोगों को समझे हम, और वो कहां से क्या क्या नैरेटिव बनते हैं। तो इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है, उनको सोचने और समझने की जरूरत है। कृपया करके इस एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी को खत्म मत करिए जो बहुत खत्म हुई है। जी नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो आपने उसका जवाब दिया कि भाई वो कोई भी सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं है, एक विश्लेषक जो हैं या जो जाते हैं वो भी उस तरीके से क्यों नहीं पढ़ पाते हैं जो मोदी जी के आने के बाद आपने कहा ना कि हवा बदलने की भी क्षमता होती है। लेकिन हाँ, ये तो आप भी मान रहे हैं कि इस बार बिहार की अगर बात करें, बाकी देश में तो जो हुआ वो तो दिखाई है, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो चुनौती काफी बड़ी थी, जो कि आज से 2-3 महीने पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि विपक्ष इतनी भी चुनौती दे पाएगा। वो क्यों हुआ? देखिए, उसका जवाब बहुत सिंपल है। जवाब यह है कि कोई 15 साल से मुख्यमंत्री है तो थोड़ा उनके खिलाफ एक फटीग फैक्टर हो, यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन अगर फटीग फैक्टर को लोगों ने मान लिया कि गुस्सा है और बदलने की चाहत है, यह गलत है। और ये जो लोग जो हमारे मित्र दिल्ली से जाते हैं, समीक्षक, परीक्षक, टीकाकार, टिप्पणीकार, एग्जिट पोल बनाने वाले, करने वाले, वो वही दिखाते हैं जो देखना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। जिस दिन आप वो दिखाना बंद करेंगे और ईमानदारी से बेजुबानों की जुबान को भी सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि वो तस्वीर दूसरी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अदरवाइज आपका पूर्वाग्रह आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। ये गलती चिराग पासवान से भी हो गई। देखिए, जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, उनके पिताजी हम लोग के साथ थे, पहले भी मंत्री थे जी, फिर मंत्री थे। अब चिराग पासवान जी ने अपना रास्ता अलग चुन लिया। एलजेपी मूल रूप से तो बिहार बेस्ड पार्टी है ना, है ना? तो उन्होंने कहा कि हमें नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं स्वीकार है, हम उनकी खिलाफत करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, उन्होंने जेडीयू को भी चोट पहुंचाई, कुछ हमको भी चोट पहुंचाई। अब हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शायद आप ही के चैनल पर विस्तार से बताया था कि किस तरह से उनको समझाने की कोशिश की गई, उनका आग्रह किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी किया, नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब राजनीति में आपको हमेशा आज की हकीकत को स्वीकार करना पड़ता है ना।
हाँ, लेकिन उन्होंने उनकी रीडिंग भी यही रही कि गुस्सा है नीतीश कुमार के खिलाफ। देखिए, मैं फिर कहूंगा ना, हर को अपने तरीके से सोचने का कारण तो बनता है, लेकिन मैं आपसे एक जवाब दूं, इसके बावजूद हम जीत कैसे गए? जब तक आप इस सवाल में नहीं जाएंगे तब तक आप इस चुनाव का ईमानदार विश्लेषण नहीं करेंगे जी। अब तेजस्वी यादव के सभा में भारी भीड़ आ रही है, तो ये तो लोकसभा के चुनाव में भी आई थी ना, उनको 0 सीट मिली थी। ठीक है, उत्साह था, उन्होंने दबाने की कोशिश की। अब रही रोजगार की बात। देखिए, उन्होंने 10 लाख रोजगार का वादा किया था। नीतीश कुमार की सरकार ने 6 लाख लोगों को नौकरी दी, 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। उनके पिताजी और माताजी की 90 से 2005 के 15 साल में सिर्फ 95,000 लोगों को नौकरी मिली थी। 1.5 करोड़ जीविका बहनों को अवसर दिए गए नीतीश कुमार की सरकार ने। आज मैं डिजिटल रूप से हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहा हूं। बिहार के 45,000 गांव में, पटना में आज TCS खुला है, BPO खुला है मुजफ्फरपुर और गया में और पटना में, बाकी जगह STPI खुल रहा है। तो लोगों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है, मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, गंगा जी पर कई पुल बन रहे हैं, हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है। तो लोगों ने देखा कि भविष्य में रोजगार भी यही दिला पाएंगे जो कर रहे हैं। तो ये बोलने वाले और करने वालों के अंतर की जीत हुई है, इस बात को समझिए आप। तो ये बाद में जो उनका अतीत है तो वो तो आपके सामने ही है। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम जिसे कहते हैं फटीग, एंटी इनकम्बेंसी आपकी मान लें, विरोध के बावजूद अगर हमको एक जनता ने प्रामाणिक निर्णायक बहुमत दिया है तो जनता को मैं बहुत हृदय से कृतज्ञ हूं, बिहार की जनता को प्रणाम करता हूं। और हां, इस चुनाव के एक्स फैक्टर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, ये मैं स्वीकार करूंगा। जी, वहीं से हमने बात शुरू की थी। अच्छा, ये बताइए रविशंकर जी, बार बार ये क्लैरिफाई किया जा चुका, जैसे चिराग पासवान पे भी बार बार क्लैरिफाई किया आपकी पार्टी ने, अब इस बात पर भी बार बार क्लैरिफाई किया जा चुका कि हाँ, JDU छोटी पार्टी हो गई है, हम बड़ी पार्टी हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का ही नेतृत्व रहेगा। लेकिन फिर भी ये सवाल आता है, और कार्यकर्ता बीजेपी का ये क्यों ना सोचे कि हम अब ये बीजेपी के जो डबल इंजन है उसमें बीजेपी का इंजन बड़ा है, वो तो सोचेगा ना। ऐसा है, हमारा कार्यकर्ता सोचता भी है और हमारा कार्यकर्ता अनुशासित भी है। तो जो हमारा नेतृत्व निर्णय करता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया, नड्डा जी ने कह दिया, बिहार के प्रभारी भूपेंद्र जी ने कह दिया, सुशील मोदी, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया, मैंने कह दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिर इस बहस का कोई मतलब ही नहीं है ना। और देखिए, एक बात जान लीजिए, इसका एक कारण आप समझिए। मैं चाहता हूं कि इस बात को क्लैरिफाई करूं। हम रिश्ते निभाना जानते हैं, चाहे 2014 या 2019 का चुनाव हो, हमको अपना बहुमत स्वयं मिला था, फिर भी हमने अपने एलाइज को मंत्री बनाया कि नहीं बनाया। और जो भी हमको छोड़ के गए वो अपने से गए, हमने नहीं कहा क्या शिवसेना, क्या अकाली दल और क्या चिराग पासवान जी, सब लोग अपने छोड़ करके चले गए। तो हम रिश्ते निभाते हैं और रिश्ते निभाएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। नीतीश जी भी छोड़कर गए थे, उनसे आपकी बात हुई कि भाई उनको खैर वापस तो आ ही गए आपके पास, लेकिन वो भी खुद ही छोड़कर गए थे। तो देखिए, वो छोड़ के गए थे, वापस आए ना, क्योंकि वो समझते हैं ना कि नीतीश कुमार जी प्रामाणिक रूप से ईमानदार नेता है। गुड गवर्नेंस उनके पूरे DNA में है। तो लालू जी से उनकी नहीं पटनी थी, और उस समय भी वो छोड़े। जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा था उस समय कि जमीन दो, फ्लैट लिखो, नौकरी लो, आपको मालूम है, पूरी कहानी आप चला चुके हैं। तो ये उनका नहीं, अब मैं नहीं चल सकता इनके साथ। तो इस तरह से, और नीतीश जी का कोई परिवार नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, और बहुत ईमानदार नेता है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें एक और सेतु है ईमानदारी का, इसको समझना चाहिए। तेजस्वी को क्या सलाह देंगे आप? अच्छा फाइट तो किया। अब देखिए, मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, अच्छा फाइट उन्होंने किया, लड़े, अपनी पार्टी को संभाले, विपक्ष में बैठे। विपक्ष में बैठने का संयम होना चाहिए, और कम से कम राहुल गांधी की तरह वो मोदी वोटिंग मशीन की बात ना करें। मैं आपसे पूछता हूं कि राहुल गांधी जी से कोई सवाल पूछेगा, पूरे देश में सफाया होगा कांग्रेस पार्टी का उनकी अगुवाई में। उनकी तो माता जी प्रचार नहीं करती हैं, तो करते हैं। क्या हुआ?
मुझे बताइए। तो क्या उनको अपने उत्तरदायित्व से बचाने के लिए ईवीएम का ठिकरा शुरू हो जाता है? वो बिहार में चीन पर भाषण दिया है, क्या क्या भाषण दिया है। और मैं कहूँगा कि आज जो जीत हुई है तो उनको भी 110 सीट आई है, तो उनको जो 110 सीट आई है वो भी तो ईवीएम के माध्यम से ही आई है ना। तो ये क्या है, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये कौन सी सोच है? मैं एक ही बात कहूँगा, हम अपनी जीत में शालीन हैं, उनको अपनी हार में गरिमा में आचरण करना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा, ये बताइए, अगर आपकी इलाके की बात करें, आपने खुद कैंपेन में हमने देखा, आप जा रहे थे, नितिन नवीन के साथ भी आपने कैंपेन किया। उधर शत्रुघ्न सिन्हा जी के पुत्र भी वहाँ लड़ रहे थे, उनका भी जो हाल हुआ, उनको आप लालू जी के पुत्र को कुछ नहीं बोलेंगे, लव सिन्हा को कुछ सलाह देंगे? देखिए, मैंने उनके पिताजी के खिलाफ जब चुनाव लड़ा था और लगभग 3.25 लाख से अधिक वोटों से उनको हराया था जी, तब भी मैंने उनका नाम नहीं लिया था अपने पूरे प्रचार में, और आज भी नहीं लूंगा। मेरे अपने कुछ मानदंड हैं। अब ये ठीक है, उनकी सोच है कि अपने लोकसभा में हारे मुझसे, उनकी पत्नी हारी समाजवादी पार्टी में हमारे राजनाथ सिंह से, आज उनके पुत्र भी हार गए। तो उनको अपनी राजनीति का रास्ता खुद तय करना है। मैं इतना ही कहूँगा, जनता अपने तरीके से खामोश करती है, इतना ही कह सकता हूँ। खामोश शब्द का इस्तेमाल ही अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। खैर, रविशंकर प्रसाद जी, ये बताइए कि रविशंकर प्रसाद बिहार राज्य की राजनीति में क्यों नहीं जाते? ये मैंने आपसे सलाह मांगी क्या? मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे एक बता इनोसेंट दीजिए। सा सवाल है सर। मैंने आपसे मैंने आपसे कोई सलाह मानी कि मैं कहाँ राजनीति करूं? अरे मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर लगाया, 20 साल से एमपी बनाया है, अटल जी की सरकार में मंत्री था, आज भी मंत्री हूं, कल नहीं भी रह सकता हूं। मैं संतुष्ट हूं, देश की राजनीति में काम करते मैं बहुत संतुष्ट हूं। बिहार में हमारे मित्र लोग, नेता लोग अच्छा काम कर रहे हैं, करने दीजिए। अब इस तरह के सवालों को अभी छोड़िए, आज कम से कम विजय है हुई है, तो आज तो शुभ शुभ बोलिए बिहार नहीं, के लिए। नहीं, इसमें अशुभ कुछ नहीं है, मैं तो शुभ ही पूछ रहा हूं, क्योंकि बड़ी पार्टी, अब बीजेपी बड़ी पार्टी हो रही है वहां पर, रविशंकर प्रसाद बड़े नेता हैं, बिहार की राजनीति में क्यों ना राजनीति करें? मैंने उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से दे दिया है जी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, और बिहार का विकास का काम तेजी से चलेगा। डबल इंजन की सरकार, जदयू, भाजपा, हम पार्टी और हमारे मुकेश सहनी जी की पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, और हम लोग सब मिल करके बिहार के लिए काम करेंगे। और मैं बिहार के लिए काम कर रहा हूँ, आईटी हब बनाने के लिए बहुत प्रयासरत हूँ। बिहार के 45,000 गाँव में मैं सबसे बड़े देश में पहले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ले जा रहा हूँ सभी गाँव में, आने वाले 6 महीने में पूरा कर दूंगा। ये क्रांति कर रहे हैं, करने दीजिए हम लोग को, बिहार को बहुत आगे बढ़ाएंगे हम। अच्छा, आज बिहार में आपको पटना में टीसीएस आ गया है, कई बीपीओ आ गए, करेंगे, बहुत काम करेंगे हम लोग। हाँ। ये अच्छा, बिहार से अलग उधर मध्य प्रदेश में भी जीत हुई, वहां भी जो कोशिशें हुई थी वो सारी नाकाम गई कांग्रेस की। एक तो कांग्रेस जहां जहां होती है वहां पे आपको लड़ने में भी मजा आता है, क्योंकि आप अच्छी तरह उनको हरा भी देते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्र में सरकार में शामिल होंगे, ये उम्मीद की जाए? अब ये सब विषय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का विषय है, ठीक है? ये हमारा विषय नहीं है जी। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, स्वयं कहते हैं हमारी पार्टी सबको सम्मान करती है, और उन्होंने मेहनत की, पार्टी जीती है, और उनके साथ साथ हमारे लाखों कार्यकर्ता सक्रिय हुए हैं। स्वयं शिवराज सिंह चौहान बहुत सक्रिय, और इस बात को स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, तो इसको देख लीजिए। हाँ, मोटी बात ये कह रहा हूँ कि हमें कांग्रेस से लड़ने में मजा आता है, लेकिन हमें पीड़ा भी होती है कि जिस पार्टी ने देश पे 58 साल राज किया है, उस पार्टी का आज क्या हाल हो गया है, और उनके इस हाल के लिए कोई जिम्मेवार होगा या नहीं होगा, ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर जी, हमारे साथ इस बातचीत के लिए। रविशंकर प्रसाद, आर्किटेक्ट्स जो थे बिहार की, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आर्किटेक्ट्स थे इस बिहार की विक्ट्री के, उनमें रविशंकर जी भी शामिल थे, और
बिहार वाली राजनीति वाले जो जवाब उन्होंने दिया वो आपने खुद सुना। मतलब हम सबको निकालना है उन सब बातों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।